नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम सब सोचते तो हैं, लेकिन शायद ही कभी इस पर ठीक से काम करते हैं। अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना। हम अक्सर अपने दोस्तों या सहकर्मियों की स्किल्स देखकर सोचते हैं, वाओ, काश मुझ में भी ये बात होती। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ अनोखा है। आज हमारे पास इसी विषय पर एक गाइड से लिए गए कुछ बहुत दिलचस्प नोट्स हैं। तो हमारा मिशन है उन तरीकों को समझना जिनसे कोई भी अपनी उन शक्तियों को पहचान सकता है जो अब तक छिपी हुई हैं। बिल्कुल। और इन नोट्स में जो सबसे पहली और जरूरी बात कही गई है वो ये है कि हम अपनी ही शक्तियों के लिए अंधे क्यों होते हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरा विचार है। मछली कभी पानी को नहीं देख सकती। जिस माहौल में हम रहते हैं, जो चीज हमारे लिए सांस लेने जितनी स्वाभाविक है, हमें उसका एहसास ही नहीं होता। हमें लगता है कि जो काम हम चुटकियों में कर लेते हैं वो तो हर कोई कर सकता है। हाँ, और बस इसी वजह से हम उसे स्किल मानते ही नहीं। बिल्कुल, हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को स्किल का दर्जा ही नहीं दे पाते। ये तो बहुत गहरी बात है। तो फिर सवाल ये है कि अगर हम पानी में रहने वाली मछली हैं, तो हमें पानी का एहसास कैसे हो? हम कहाँ से शुरू करें? इन नोट्स में कुछ शुरुआती संकेत या पैरामीटर्स बताए गए हैं, और पहला वाला तो मेरे लिए भी काफी चौंकाने वाला था। ये इस बारे में नहीं है कि आप किस काम में अच्छे हैं, हाँ, बल्कि इस बारे में है कि कौन सा काम आपको ऊर्जा देता है। हाँ, ये बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। हम हमेशा नतीजों पर ध्यान देते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। लेकिन ये गाइड कहती है कि असली संकेत नतीजे में नहीं, ऊर्जा के लेन देन में छुपा है। खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, वो कौन सा काम है जिसे करने के बाद मैं थका हुआ महसूस करने के बजाय और भी तरोताजा महसूस करता हूँ। बिल्कुल, ये वो काम है जिसे करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। हाँ, आप घड़ी देखते हैं और सोचते हैं, अरे 3 घंटे बीत गए, मुझे तो लगा अभी शुरू किया था। हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ लोगों के लिए घंटों तक कोड लिखना वो एक ध्यान लगाने जैसा है, और कुछ लोगों के लिए घंटों तक किसी दोस्त की समस्या सुनना। अगर किसी को सलाह देने के बाद आपको ऐसा लगे कि वाह, मजा आ गया, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। सही बात है कि शायद काउंसलिंग, मेंटरशिप या लीडरशिप आपकी नेचुरल स्किल हो सकती है। आप थकते नहीं बल्कि चार्ज अप हो जाते हैं। और मनोविज्ञान की भाषा में, जैसा कि इन नोट्स में भी बताया गया है, इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट, हाँ। ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल संकेत है कि आपका दिमाग उस काम के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। और ये ऊर्जा का स्तर सीधे दूसरे पैरामीटर से जुड़ा है, सीखने की गति। अच्छा, सीखने की रफ्तार, ये तो मैंने खुद महसूस किया है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरों को सीखने में महीनों लग जाते हैं, और कुछ लोग उसे देखकर ही समझ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो कॉमन सेंस है। बिल्कुल, और यही वो जाल है जिसे आप कॉमन सेंस समझ रहे हैं। हो सकता है वो आपकी छिपी हुई प्रतिभा हो। जिस क्षेत्र में आपकी नेचुरल प्रतिभा होती है, वहां आपका दिमाग जानकारी को स्पंज की तरह सोखता है। अच्छा, आपको नियमों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आप पैटर्न को सहज रूप से समझ जाते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का स्तर और सीखने की गति, ये 2 बड़े संकेत हैं। लेकिन तब क्या, जब हम कुछ सीख नहीं रहे हो, बस यूं ही खाली बैठे हो, हमारा दिमाग अपने आप कहाँ चला जाता है? मुझे लगता है नोट्स में इस पर भी बात की गई है। हाँ, और ये तीसरा पैरामीटर है, अनैच्छिक ध्यान। यानी जब आप किसी चीज पर जबरदस्ती ध्यान नहीं लगा रहे हैं, तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से किन चीजों पर जाता है। गाइड में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं, आपका ध्यान किस चीज पर अटकता है? दिलचस्प सवाल है। क्या मैं कहानी के किरदारों के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर मेरा ध्यान इस बात पर है कि इवेंट का मैनेजमेंट कितना खराब है, खाना ठंडा क्यों आ रहा है? बिल्कुल। या शायद मैं कमरे की सजावट, रंगों के मेल और लाइटिंग को देख रही हूँ। बिल्कुल। अगर आपका ध्यान लोगों के व्यवहार पर है, तो शायद आप में मनोवैज्ञानिक समझ या अवलोकन की गहरी स्किल है। अगर मैनेजमेंट की कमियां आपको चुभ रही हैं, तो आप में सिस्टम और एफिशिएंसी को समझने की स्किल हो सकती है। और अगर सजावट ध्यान खींच रही है, तो वो डिजाइन या क्रिएटिविटी की ओर इशारा करता है। हाँ, ये दिखाता है कि आपका दिमाग अनजाने में दुनिया को किस नजरिए से देखता है। और ये नजरिया सीधे चौथे पैरामीटर से जुड़ता है, जो है समस्या समाधान की प्रवृत्ति। मतलब जब कोई समस्या आती है, तो लोग मदद के लिए किसके पास जाते हैं? इन नोट्स में इसे पता लगाने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका बताया गया है, जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, ये एक तरह से अपनी सामाजिक छवि का ऑडिट करना है। गाइड का सुझाव है, अपने व्हाट्सएप या कॉल लॉग्स को देखें। दोस्त, परिवार या सहकर्मी आपसे किस तरह की मदद मांगते हैं? क्या वे तकनीकी सलाह के लिए आते हैं,
मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा, क्या देखोगे? हाँ, या भावनात्मक सहारे के लिए, यार बहुत परेशान हूँ, बात करनी है। या फिर नए आइडियाज के लिए, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे पता चलता है कि समाज आपको किस स्किल के लिए पहचानता है, भले ही आप खुद उसे ना पहचानते हो। इन शुरुआती पैरामीटर्स के बाद इन नोट्स में एक कहानी है जो इस पूरी बात को, खासकर हमारी सबसे गहरी और छिपी हुई स्किल को बहुत अच्छे से समझाती है। ये जहाज के मैकेनिक और हथौड़े वाली कहानी है। हाँ, ये शानदार कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत बड़ा जहाज बीच समुद्र में खराब हो जाता है। उसका इंजन बंद पड़ जाता है। कंपनी दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियरों को बुलाती है, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाता। दिन बीत जाते हैं, लाखों का नुकसान हो रहा होता है। फिर हार कर वे एक बूढ़े मैकेनिक को बुलाते हैं, जिसे जहाज के इंजनों के साथ काम करने का 40 साल से ज्यादा का अनुभव था। वो अपने साथ सिर्फ एक छोटा सा टूल बैग लेकर आता है। बिल्कुल, वो आता है, इंजन रूम में जाता है और कुछ करता नहीं है, बस चुपचाप खड़े होकर इंजन की आवाज को सुनता है। हाँ, सब लोग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। करीब 10 मिनट तक ऐसा करने के बाद वो अपने बैग से एक छोटा सा हथौड़ा निकालता है और इंजन के एक खास हिस्से पर, एक खास जगह पर धीरे से एक बार टक की आवाज करता है और जैसे कोई जादू हुआ हो, विशाल इंजन घरघराने लगता है और चालू हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। अगले दिन वो मैकेनिक कंपनी को $10,000 का बिल भेजता है। जहाज का मालिक बिल देखकर आग बबूला हो जाता है। वो फोन करके कहता है, क्या एक बार हथौड़ा मारने के $10,000? ये लूट है, मुझे इस बिल का पूरा ब्यौरा चाहिए। और यही कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। मैकेनिक एक नया आइटम वाइज बिल भेजता है। उस पर लिखा था, हथौड़ा मारने की कीमत $1। $1? और ये जानने की कीमत कि हथौड़ा कहाँ मारना है, $9,999। वाह, मतलब असली कीमत काम करने की नहीं, बल्कि ये जानने की थी कि काम कहाँ करना है। और यही बात हमारी अपनी स्किल्स पर भी लागू होती है। हम शायद अपने $1 वाले काम को ही अपनी स्किल समझते रहते हैं। बिल्कुल सही। मैकेनिक की असली स्किल हथौड़ा चलाना नहीं थी, वो तो कोई भी कर सकता था। उसकी असली, गहरी और छुपी हुई स्किल थी समस्या का निदान करना, डायग्नोसिस। तो अब उन 4 उन्नत पैरामीटर्स पर बात करते हैं जो उस $9,999 वाली स्किल को पहचानने में मदद करते हैं। जरूर। और पहला वाला तो मेरा पसंदीदा है, क्योंकि ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। ये है चिड़चिड़ाहट का सिद्धांत। मतलब जो चीजें आपको परेशान करती हैं, वे आपके स्किल्स की ओर इशारा करती हैं। लेकिन ये थोड़ा अजीब है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज हमें सिर्फ इसलिए परेशान कर रही हो क्योंकि हमारा मूड खराब है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और गाइड इस पर स्पष्ट है। ये किसी भी आम झुंझलाहट की बात नहीं कर रहा, जैसे ट्रैफिक में फंसना। अच्छा। ये एक खास तरह की चिड़चिड़ाहट की बात कर रहा है, जब आप किसी चीज को गलत या अधूरे तरीके से होता हुआ देखते हैं और आपका दिमाग तुरंत सोचने लगता है कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। आपके अंदर उस चीज को सही करने का एक नेचुरल सॉफ्टवेयर है, इसीलिए उसकी कमी आपको नजर आती है। अच्छा, अब समझ आया। जैसे गाइड में उदाहरण दिए हैं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में वेटर की सुस्ती और अव्यवस्था को देखकर चिढ़ जाते हैं, तो ये मैनेजमेंट और एफिशिएंसी की स्किल का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। या अगर कोई अपनी बात में गलत शब्दों का इस्तेमाल करे और आपको वो खटके, तो ये अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का संकेत है। और सबसे अच्छा उदाहरण, अगर आप किसी के घर जाते हैं और दीवार पर टेढ़ी टंगी तस्वीर देखकर आपको बेचैनी होने लगती है, जब तक कि आप उसे सीधा ना कर दें। हाँ। तो ये डिजाइन, संतुलन और बारीकियों पर ध्यान देने की गहरी स्किल का संकेत है। आपको वो कमी इसलिए दिखती है क्योंकि आपके अंदर उसे ठीक करने का पैमाना मौजूद है। ये तो हम सब अपनी मछली और पानी वाली बात पर वापस आ गए। जो स्किल हमारे लिए पानी की तरह है, हमें उसका एहसास ही नहीं होता है। ये दूसरा उन्नत पैरामीटर भी इसी से जुड़ा है ना? अदृश्य क्षमता या अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। बिल्कुल, ये वही पानी है। ये वो काम है जो आप इतनी आसानी से कर लेते हैं कि आपको लगता है इसमें कुछ खास नहीं, पर दूसरों को ये जादू लगता है। लोग आपसे कहते हैं, यार तुम ये इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो? और आपका जवाब होता है, अरे इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ, लेकिन सच ये है कि हर कोई वो नहीं कर सकता। और इन नोट्स में इसके पीछे का विज्ञान भी बताया गया है, जो बहुत दिलचस्प है। हाँ, एक न्यूरोसाइंटिफिक तथ्य है। जिस काम के लिए हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से बना होता है, उसे करने में बहुत कम मानसिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज खर्च होती है। इसीलिए वो हमें काम जैसा लगता ही नहीं है। जैसे किसी के लिए एक्सेल की जटिल शीट में पैटर्न ढूंढ लेना बच्चों का खेल हो सकता है,
या किसी के लिए एक रोते हुए इंसान को 5 मिनट में शांत कर देना। ये उनके लिए सांस लेने जैसा है। बिल्कुल। लेकिन दूसरों के लिए ये एक बहुत बड़ी स्किल है। ये अगला बिंदु मुझे बहुत पसंद आया। ये हमें हमारे अतीत में ले जाता है। गाइड इसे कहती है बचपन का डिफॉल्ट मोड। ये सवाल पूछता है कि 7 से 12 साल की उम्र में जब हमें किसी को प्रभावित करने का, कोई नौकरी पाने का कोई दबाव नहीं था, तब हम अपनी मर्जी से क्या करते थे। ये किसी के मूल स्वभाव या फैक्ट्री सेटिंग्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। उस उम्र में हम जो करते थे वो हमारे शुद्ध झुकाव का प्रतीक था। जैसे क्या आप टूटे हुए खिलौने खोलकर उन्हें जोड़ने की कोशिश करते थे? ये इंजीनियरिंग या लॉजिकल दिमाग का संकेत हो सकता है। या क्या आप दोस्तों के बीच हुए झगड़ों को सुलझाते थे? ये लीडरशिप या डिप्लोमेसी की स्किल हो सकती है। हाँ। मुझे याद है मैं बचपन में हमेशा दोस्तों के बीच लड़ाई सुलझाने में लग जाती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये भी एक तरह की स्किल हो सकती है। सही बात है। या फिर अकेले बैठकर चित्र बनाना, कहानियां सोचना, ये सब क्रिएटिविटी के संकेत हैं। गाइड कहती है कि इस मूल स्वभाव पर समय के साथ धूल जम सकती है, लेकिन ये कभी मिटता नहीं। और अब अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली पैरामीटर, संकट काल की प्रतिक्रिया। ये आपकी सहज स्किल का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि संकट के समय सोचने का वक्त नहीं होता। हाँ। सारे सामाजिक मुखौटे उतर जाते हैं और आपका असली स्वभाव बाहर आता है। गाइड में बस खराब होने वाला एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आप दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर हैं और बस बीच रास्ते में खराब हो जाए। हाँ। तो उस स्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देंगे। व्यक्ति ए जो तुरंत बाहर निकलकर मैकेनिक को फोन करने लगेगा या बॉनेट खोलकर देखने लगेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्वर या डूअर है। फिर होगा व्यक्ति बी जो देखेगा कि सब घबरा रहे हैं, वो सबको शांत करेगा, पानी पिलाएगा, जोक सुनाएगा ताकि माहौल हल्का हो। ये इमोशनल सपोर्ट देने वाला या हीलर है। और फिर होगा व्यक्ति सी जो तुरंत अपना फोन निकालकर नक्शा देखेगा, आसपास के होटल ढूंढेगा या दूसरी बस का पता लगाएगा। ये स्ट्रैटेजिस्ट या प्लानर है। संकट के समय आप जो भूमिका अपने आप अपना लेते हैं वही आपकी असली स्किल है। मैं शायद वो व्यक्ति सी होती जो घबराहट में नक्शा लेकर बैठ जाती। हाँ। तो ये 8 पैरामीटर, 4 शुरुआती और 4 उन्नत, मिलकर एक बहुत ही व्यापक तस्वीर देते हैं। यह सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि 8 अलग अलग एंगल से खुद को देखने का मौका है। तो अब हमारे पास ये सारे संकेत और सुराग हैं। अब सवाल यह है कि इन सबको एक साथ कैसे लाया जाए। इन नोट्स में एक बहुत ही व्यावहारिक स्किल ऑडिट एक्सरसाइज भी दी गई है। ये एक डायरी एक्सरसाइज है। हाँ, और ये बहुत आसान है। आपको बस 3 कॉलम बनाने हैं। पहले में लिखें गतिविधि, यानी दिन भर में आपने क्या क्या काम किए। दूसरे में ऊर्जा, उस काम को करने के बाद आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ा या घटा। और तीसरे में परिणाम, उस काम का नतीजा अच्छा था या औसत। और कुछ हफ्तों तक ऐसा करने के बाद पैटर्न खुद ब खुद सामने आ जाएगा। बिल्कुल। इस एक्सरसाइज का निष्कर्ष बहुत सीधा और शक्तिशाली है। जिस काम में आपकी ऊर्जा हाई हो और परिणाम भी गुड हो, वही आपकी कोर कॉम्पिटेंस या मुख्य विशेषज्ञता है। हाँ। ये सब ऊर्जा के लेन देन न खेल है। गलत स्किल वो है जो आपकी ऊर्जा खींचती है, और सही स्किल वो है जो आपको ऊर्जा देती है और आपको फ्लो स्टेट में ले जाती है। और अंत में गाइड में एक बहुत ही गहरी परिभाषा दी गई है जो इस पूरी बातचीत का सार है। किसी की विशेषता वो नहीं है जो वो करता है, बल्कि वो नजरिया है, वो लेंस है जिससे वो दुनिया को देखता है। ये विचार तो सब कुछ बदल देता है। हाँ, ये परिभाषा बहुत शक्तिशाली है। लेखक के लिए ये दुनिया कहानियों का एक संग्रह है। वो हर जगह किरदार, प्लॉट और भावनाएं देखता है। एक इंजीनियर के लिए यही दुनिया समस्याओं और समाधानों का एक सिस्टम है, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यही दुनिया ऊर्जा और कंपन का खेल है। आपकी स्किल आपका काम नहीं, आपका चश्मा है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने कई फ्रेमवर्क्स देखे, ऊर्जा के स्तर से लेकर उन बातों तक जो हमें परेशान करती हैं, हमारे बचपन से लेकर संकट की घड़ी तक। ये सब हमारे अंदर छिपे एक सच की ओर इशारा करते हैं। ये सिर्फ तरीके नहीं हैं, बल्कि ये आईने हैं जो हमें वह दिखाते हैं जो हम हमेशा से थे पर शायद कभी देख नहीं पाए। और मैं श्रोता को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। इन नोट्स में कहा गया है कि अपनी किसी स्किल को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से वो आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाती है, लेकिन उससे भी पहले उसे आंतरिक रूप से स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो आज सोचने वाला सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मेरी स्किल क्या है।
असली गहरा सवाल ये है, अगर मेरी असली प्रतिभा एक नजरिया या लेंस है, तो उस लेंस ने मेरी पूरी दुनिया को, मेरे रिश्तों को, मेरे फैसलों को अब तक कैसे आकार दिया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। उस चश्मे ने मुझे क्या क्या दिखाया है और क्या क्या देखने से रोका है। ये सवाल सिर्फ अपनी स्किल्स की सूची बनाने से कहीं आगे जाकर खुद को समझने की एक नई यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करता है।